नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर कहते हैं ना कि जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ जाते हैं जहाज से। तो अब तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है, केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है। 7-8 विधायक उनके पाला बदल चुके हैं। देखिए अंजू जी, अगर जो कल परसों को मतलब 2 दिन पहले और पुराना जोड़ लीजिए, इसलिए कि 4 लोगों को तो बीजेपी ने टिकट दिया है जो आम आदमी पार्टी छोड़ के आए थे। तो 70 में हम्म। से 12 लोगों ने छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी को। तो 12 लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। और ये सारी चीजें किसी राजनीतिक दल में या किसी राजनीतिक परिस्थिति में तभी पैदा होती हैं जब अविश्वास आता है। अविश्वास कई तरह से हो सकता है। मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं आपके दर्शकों को। अविश्वास का पहला स्तर ये होता है कि जनता उस सिस्टम पर या उस पॉलिटिकल पार्टी पर अविश्वास करने लगे और इसका आभास उन नेताओं को हो जाए कि नहीं ऐसा हो रहा है और हमको चुनावी नुकसान हो सकता है। एक अविश्वास ये होता है। दूसरा अविश्वास होता है नेतृत्व पर। जब नेतृत्व जो है जिस तरह की उम्मीदें आप करें, हालांकि इसमें आजकल बड़ा घालमेल हो गया है। लोग बोलते हैं कि आप चुनाव हारने वाले हैं तो आप लास्ट मोमेंट पर पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन अगर इसको सच्चाई भी मान लें कि चुनाव कोई हारने वाला है, कोई राजनीतिक दल हारने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ नेतृत्व ने किया है। तो क्या केवल नेतृत्व के प्रति किसी नेता की जिम्मेदारी होती है? उसकी जिम्मेदारी तो जनता के प्रति भी होती है ना। तो अगर उसकी जिम्मेदारी है और वो ऐसा कर रहा है कि पार्टी छोड़ करके जा रहा है और उसको लग रहा है कि यहाँ पर रहते हुए जनता का कोई भला नहीं हो पाएगा, तो इसमें कोई गड़बड़ बात या कोई खराब बात नहीं नजर आती। तो दो ये हो गया, पहला ये नेतृत्व का, दूसरा जनता के प्रति अविश्वास, और तीसरा जो होता है वो ये होता है कि वो खुद इतना हेल्पलेस फील करता है कि उसको लगता है कि जो व्यवस्था है उस पर अविश्वास होता है। तो ये तीन मोटे हम्म। मोटे फैक्टर होते हैं जिसके कारण लोग दूर जाते हैं। और ये तीनों एक साथ हो रही है दिल्ली में। जनरली एक 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 होता है, लेकिन ये तीनों एक साथ हो रही है। व्यवस्था में गड़बड़ी है, नेतृत्व में गड़बड़ी है, और जनता का अविश्वास तो हो ही रहा है। तो ये कुल मिलाकर के यही सारी चीजें हैं जो लोगों को दूर कर रही हैं। जी। जी। पर विनोद जी, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे अरविंद केजरीवाल, और फिर किसी पार्षद को शामिल कर लेते थे, किसी हारे हुए विधायक को शामिल कर लेते थे, नेता को अपनी पार्टी में। बड़े जोर शोर से वो दिखाते थे कि देखिए मेरी आम आदमी पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग जा रहे हैं इसका लेखा जोखा कहीं नहीं दिखाते थे वो। तो अब तो जो लास्ट मिनट डेंट पड़ रहा है इन लोगों के पार्टी बदलने से, जो 8 लोग हैं ये तो अभी 1-2 दिन में ही इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, और ये सबके सब जब बात कर रहे हैं मीडिया से तो एक ही बात बोलते हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की वजह से हमने छोड़ी है। तो सर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो भारी पड़ सकता है ना अरविंद केजरीवाल को इस बार। देखिए अंजू जी, इसको इस तरह से भी समझिए कि आम आदमी पार्टी का जो दावा हुआ करता था वो ये होता था कि आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कोई नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी में लोग आते हैं और हम जिसको खड़ा कर देते हैं वो नेता बन जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कम से कम इधर 6 महीने में कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, उनके सिटिंग एमपी जो आनंद राजकुमार आनंद था, वो छोड़ करके जाता है। और ये दलित नेता है और ये आरोप लगाता है कि आम आदमी पार्टी में बात नहीं सुनी जा रही है, चीजें नहीं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद वो अब बीजेपी का कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह से कैलाश एक गहलोत जाट। भी, कैलाश जी। गहलोत भी। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। कैलाश गहलोत जाट नेता हैं। वो छोड़ के आए और अब चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो दो और नेता हैं वो छोटे नाम हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से आए हुए नेता हैं। ये जो 8 लोग जो 2 दिन पहले छोड़ करके आए हैं, इनमें से दलित समाज के कई लोग हैं और वो मजबूत लोग हैं। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है, लेकिन सारे उनके जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को वॉयलेट करता है। सबसे दुखद घटना भी पिछले हफ्ते हुई थी, जब
बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पंजाब में तोड़ी गई, हथौड़े से लोगों ने तोड़ा, उनको डिसिक्रेट किया। तो ये हो रहा है। तो ये जो बातें आ रही हैं, उनको बौखलाहट दे रहा है, और ये लगातार यही बौखलाहट थी कि अनाप शनाप बात कर रहे थे। अब इस सब को काउंटर करने का क्या तरीका है? इस सब को काउंटर करने का एक तरीका ये है कि आप किसी छुटभैया को ले आइए, और चूंकि मीडिया पर आप इतना पैसा खर्च करते हैं कि आप जो भी कीजिएगा आपकी बात सही हो जाएगी। अब उसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से चीजें इनके हाथ में होती है। अभी 2 दिन पहले ये मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हार गए, बावजूद इसके बिल्कुल, कि इनकी मेजॉरिटी ये थी। जीतने का दावा कर रहे थे। हाँ, तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। और सामान्यतः जिस आंदोलन के साथ जो बात करते हुए आए थे, उसमें डाइल्यूट हुआ है वो पूरा का पूरा, उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी जो है वो केजरीवाल सेंट्रिक हो गई है। जिस बात का विरोध होता था कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता केंद्रित राजनीति होनी चाहिए, वो सारा का सारा भ्रम जो है वो खत्म हो गया है। पूरी राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो गई है, और उस व्यक्ति के फायदे के लिए होगा। और सबको ये मालूम है कि उस व्यक्ति के कारण ही चुनाव जीतेंगे, उस व्यक्ति के कारण ही जिनको किसी को एमएलए सीट मिलेगी। लेकिन अब ये जो 8 लोग अभी छोड़ के आए या पहले छोड़ के आए, उनको ये लगने लगा है कि इस तरह से कुछ नहीं हो पाएगा, और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर आपको राजनीति में, या उसको आप कह लीजिए कि पब्लिक सर्विस में रहना है, तो आपको बहुत सारे सिद्धांतों की बात करनी होगी, बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल की बात करनी होगी, बहुत सारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी होगी। वो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लैग करती है। आप देख लीजिए, इनके जितने बड़े नेता हैं वो सब अब पीछे बैकग्राउंड में चले गए। जी। पर सर, जो रायता पानी में जहर मिलाकर जो स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया, जेनोसाइड हो जाएगा, मैसेकर हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट्स थी और जिस तरह का मामला ये चुनाव आयोग के पास पहुंचा, आपको लगता है कि चुनाव आयोग, अभी तो चुनाव आयोग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया पिछले एक दिन में कि दूसरी बार जो जवाब दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से उससे वो कितना संतुष्ट है, लेकिन ये मामला किस दिशा में बढ़ता आपको दिख रहा है? आपको लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग कर सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो है जो उसको भी भुनाने के चक्कर में पड़ जाएगा? देखिए, मुझे मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे इस हम्म। पूरे उसमें, देखिए, इसको तो आप बहुत मतलब आपके दर्शकों को बहुत उससे समझ लेना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा की सरकार और हरियाणा के लोग जहर मिला रहे हैं पानी में, तो ये बाकायदा सोच समझ के दिया गया था। ये बड़ा इनोसेंट सा नहीं था, ये बहुत डेलिबरेटली दिया गया था। वो डेलिबरेटली दिया गया था, तो उसके पीछे मोटिव क्या था और क्यों दिया गया था? देखिए, इस बात को कोई अगर ये कहे कि ये सत्य नहीं है तो मेरी असहमति होगी। वो ये कि अभी भी दिल्ली में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल को फेस वैल्यू पर लेता है, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसको मानता है। वो लोअर मतलब जिसको बोलते हैं गरीब वर्ग वाला है, उनको ये हम्म। लगता है कि ये ऐसा कह रहा है तो ठीक होगा। तो ये इस बात को उन लोगों ने उसी तरह से रिसीव किया होगा कि अच्छा, ये बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, आज हरियाणा की सरकार ऐसा कर रही है, वो गए। लेकिन 2013 से और अब में अंतर ये आया है कि एक बड़ा वर्ग अरविंद केजरीवाल पर अविश्वास भी करने लगा है। वो इसको स्क्रूटनाइज करेगा, यही मुश्किल है। और ये सिचुएशन अगर 2013 में होती तो ये एम्पलीफाई होता, और अब तक सड़कों पर इतनी भीड़ आम आदमी पार्टी के समर्थन में हो गई होती कि ये चुनाव क्लिंच हो गया होता। लेकिन अब एक तो पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई, 2013, 2014 या 2020 वाली, 2020 को भी आप मान लीजिए, 2020 वाली स्थिति भी नहीं रह गई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि शायद बहुत सारे और लोगों ने अपने अपने रिएक्शन पे थोड़े करेक्शन, कोर्स करेक्शन किए हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, और इसको मुझे लगता है कि
इलेक्शन कमीशन को प्रोवोक करने की भी एक वो थी कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का कुछ स्टेप ले जो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को बेनिफिट करे। जैसे आम आदमी पार्टी को जैसे अरविंद केजरीवाल पर कोई प्रतिबंध लगाए, आम आदमी हम्म। पार्टी को कैस्टिगेट करे, तो वो एक सिंपैथी होता है। जैसे कहा जाता है ना, अमित शाह बार बार कहते हैं कि वो इनोसेंट चेहरा बना लेते हैं तो लगता है कि, लेकिन वो बहुत इनोसेंटली झूठ बोलते हैं। तो ये कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश को कम से कम अभी मुझे लग रहा है कि एक तो अभी कोई बैन करते हैं तो एक सिंपैथी वाला फायदा होगा और सिंपैथी मिलने लगेगी। और दूसरा ये कि 2 दिन और बाकी है चुनाव में, चुनाव प्रचार बंद, के। प्रचार बंद होने में। तो उसको हम्म। उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इसको प्ले डाउन करेगी और पॉलिटिकल लेवल पर इस पे कुछ होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी और बीजेपी का जो सेटअप है, या हरियाणा सरकार फिर एक डिफेमेशन का केस करेगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर वो करेगी। अब तक वो 6 अपॉलॉजीज वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, इसलिए कि वो कहीं से भी ये प्रमाण नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है किसी सरकार के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, कि कोई प्रदेश का के लोग को आप दोषी बना। दूसरा ये एक बात इसको अगर कहे भी कि अच्छा चलिए कोई सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है या कोई मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश को भी नुकसान करना चाह रही? भाई, दिल्ली से पानी बह करके तो फिर अगला उत्तर प्रदेश में ही जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को नुकसान? ये बेसिकली आम आदमी पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है, आरोप जी। लगाओ और भाग लो। लेकिन अब बिल्कुल। आरोप लगाने पर वो पकड़े जाते हैं। और फिर सर एक चीज और है ना कि जिस तरीके से रिएक्ट किया है हरियाणा के सीएम ने, वो तो रोज पल्ला घाट पर जाकर पहुंच जा रहे हैं जहां से कि पानी एंटर करता है दिल्ली की सीमा में। वो दिखा रहे हैं कि देखिए जो पानी यमुना में आ रहा है हरियाणा की तरफ से वो बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें तो अमोनिया का लेवल बहुत कम है, लेकिन जो दिल्ली में एंटर कर रहा है उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ा है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल ने जिस तरीके से सर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर टीका टिप्पणियां की कि वो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का बड़ा शौक है तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ लेते, 18 तारीख को 28 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, बाद में उनको बड़ी पोजीशन चाहिए इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। सर इस तरह से व्यक्तिगत हमले, वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर, क्या करना चाह रहे थे केजरीवाल? सीधा प्रोवोक ही करना चाह रहे थे ना कि उनको उठा के अंदर डाल दिया जाए और उनको फायदा हो जाए चुनाव में, क्योंकि कोई मुद्दा ही तो तलाश रहे हैं वो। देखिए अंजू जी, ये जो अभी पिछले कुछ, ये कह लीजिए कि 10 साल या 12 साल में जो पॉलिटिक्स में सैनिटी थी ना, वो बहुत तेजी से उसका डिटेरियोरेशन हुआ है। पहले रिस्पेक्ट हुआ करता था अपने अपोजिशन लीडर्स को लेकर के, अपोजिशन पॉलिटिशियंस को लेकर के, वो बहुत तेजी से डिटेरिएट किया है। हमको लगता है इसमें हमारा लालच, मतलब हमारा का मतलब हमारे पॉलिटिशियंस का लालच है कि हमको किसी भी कीमत पर सत्ता में हिस्सा चाहिए, सत्ता चाहिए, हिस्सा भी नहीं सत्ता चाहिए। और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास उठा करके लीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से लेकर के, और जब वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा की सरकार जमुना के पानी में जहर घोल रही है, अमोनिया मिला करके भेज रही है, तो तब तक अगर आप ये देख लीजिए तो इतने सारे झूठ बोले हैं कि अगर झूठ पर कोई सीवियर दंड होता तो अब तक वो शायद जेल से बाहर भी नहीं आ पाए होते। लेकिन चूंकि झूठ बोलने पर आप माफी मांग करके बच जाते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल की ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये कह लीजिए कि वो राजनीति इसी तरह से करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को साबित जब तक होगा तब तक इनका काम हो सकता है। हम्म। वो शीला दीक्षित से लेकर के बाकी सारे, वो बड़ी रिपीटेटिव कथा है, बहुत बार कही जा चुकी है, वो ऐसा करते रहे हैं और कर के उसका फायदा उठाते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से उनको एक एक चीज पर काउंटर किया जा रहा है, दूसरा ये कि पहले एक जो अरविंद केजरीवाल की बात कही जाती थी उसमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल
ऐसे लोगों को चैलेंज करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बयान देते हैं जिनके खिलाफ बोलने की लोगों को हिम्मत नहीं होती है। तो एक ये ईगो सेटिस्फाई होता था बहुत सारे लोगों का, और इस कारण से बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे। लेकिन वो ईगो सेटिस्फाई होने की एक सीमा है। कब तक सिर्फ जी। ईगो सेटिस्फाई करके आप काम चलाते रहोगे? आप लगातार झूठ बोल रहे हो, अब वो ईगो सेटिस्फाई भी नहीं होता है उससे, आपका झूठ साबित हो। तो ये वही कर रहे थे। और अब ईगो ना सेटिस्फाई हो रहा है, और प्लस काउंटर हो रहा है, और उसी तरीके से काउंटर हो रहा है, तुरंत तुरंत साबित कर दिया जा रहा है। पहले टाइम जी। लगता था कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस कोर्ट में जाएगा मामला। अब हम्म। अरविंद केजरीवाल इस तरह के झूठ पर आ रहे हैं जिनको तुरंत जिसका जवाब दिया जा सकता है। अब जैसे अमोनिया को लेकर के है, तो हरियाणा के सर मुख्यमंत्री वहां पहुंच अमोनिया गए, तो सर पुराना डाटा अमोनिया तो बोला सर सर अरविंद केजरीवाल ने अमोनिया तो बोला ही नहीं। वो तो सीधे जहर बोल रहे थे। अमोनिया तो उन्होंने जब पहले नोटिस का जवाब दिया तब इस्तेमाल किया। तो चुनाव आयोग ने यही तो कहा कि जहर बोल रहे हो ना, तो जहर कौन सा था भाई, ये बताओ कहाँ मिलाया गया, ये बताओ किसने देखा, क्या आदेश दिया गया। अब सोचिए केजरीवाल ने चीजों को किस तरीके से क्या मोड़ दिया। अगर वो अमोनिया बोलते उस बयान में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। सबको पता है कि यमुना के पानी में अमोनिया का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है, और जब बढ़ जाता है तो बदबूदार पानी लोगों के घरों में आता है, लोग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल नहीं। तो वही बातें हैं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उस पर तुरंत उनको रिबट किया जाता है, तुरंत उनका जवाब दिया जाता है। तो जब जवाब आ जाता है तो फिर उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचता, फिर वो पर्सनल अटैक पर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अनाप शनाप बोला, थर्ड पर्सन में बोला, वो आजकल पूरी विपक्ष की राजनीति का सगल हो गया है। वो इसी तरह की बात करते हैं। आप देखिए, परसों जिस तरह से सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति के बारे में बात की, वो सिर्फ ये दिखाता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी उसमें किन किन चीजों को आप काउंटर कर सकते हैं, हम्म। बेसिकली इनके पास आइडियाज नहीं है, इनके पास कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता नहीं है कि क्या जवाब दे, इसलिए ये पर्सनल अटैक पर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो, या अखिलेश यादव और उनका ग्रुप हो, ये इसी तरह से पर्सनल अटैक पर आते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई इनके पास जी आइडियोलॉजिकल काउंटर पॉइंट नहीं है। जी। सर, लेकिन जो बातें इसने कही केजरीवाल ने, आप सोचिए ना उसका इम्पैक्ट क्या था। राजधानी दिल्ली है सर, कितनी सारी कंट्रीज के यहाँ एम्बेसीज हैं, कितने सारे बड़े बड़े दफ्तरों के हेड ऑफिस है, कितना कुछ है यहाँ पर। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी तो खबरें जाती हैं कि जहर मिला दिया। आप सोचिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता अगर इसको तुरंत काउंटर ना किया जाता। तो अरविंद केजरीवाल क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के इशारे पर आकर ही सारा रायता फैला रहे थे? सवाल तो ये भी उठता है ना। देखिए, इस पे कोई मतलब नई बात नहीं। सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में किस तरह की बातें होती रही हैं, किस तरह से फोर्ड फाउंडेशन के उनके जुड़ाव की बात होती रही है, उनके कबीर जो करके उनका एनजीओ एनजीओ। था उसको लेकर के जिस तरह से बात होती थी। तो ये सारी बातें होती रही हैं, और मैं मेरा अपना हमेशा से मानना रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो आइडियाज आते हैं, उसका उसका जो रिसर्च सोर्स है। होता है वो बाहर होता है, और वहां से आइडियाज जनरेट होकर के सप्लाई होते हैं कि आप अब इस तरह की बात कीजिए। और ये मोर और लेस, मतलब अगर मैं इसमें वेस्ट बंगाल को एक्सक्लूड करता हूँ, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को भी, समाजवादी पार्टी को भी एक्सक्लूड करता हूँ, कि इनका कोई इस तरह का इकोसिस्टम से जुड़ाव बाहर से नहीं है। मतलब इंडिविजुअल तौर पर अगर अगर कलेक्टिवली आईएनडीआई के कारण कोई स्ट्रेटजी बनी तो हो सकता है, लेकिन इनका अपने उस पर कोई इस तरह का इंटर। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनको बाहर से इस तरह के आइडियाज बहुत मिलते हैं, और उसी आधार पर ये करते हैं। निश्चित तौर पर जो बात है उससे भारत के अपने रेपुटेशन पर बहुत फर्क पड़ता जी। है कि कैपिटल के सराउंडिंग जितने भी स्टेट्स हैं, वो कैपिटल में रहने वाले लोगों, मतलब नेशनल कैपिटल या भारत की राजधानी में रहने वाले लोगों के लाइफ के लिए थ्रेट हो सकते हैं।
और इसको लेकर के कोई इस तरह की बात भी हो सकती है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है और मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। और इस मामले को ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद रफा दफा किया जाना चाहिए। इस मामले में उनसे प्रॉपर, हालांकि जवाब अदालत चुनाव आयोग ने उनसे मांग लिया है कि आप स्पेसिफिकली बताइए जहर को लेकर के, और आपके पास क्या सूचना है, आपके पास प्रमाण क्या है। आप इस तरह से कोई आरोप लगा करके भाग नहीं सकते हैं, इसलिए कि बहुत सीरियस मामला है। आप किसी इंडिविजुअल पर आरोप लगाइए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए, लेकिन ये आरोप लगाना कि कोई एक सरकार है या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है जो किसी एक दूसरे स्टेट को इतना डैमेज करना चाह रही है, कि बायोलॉजिकल वॉर कर रही है, जो केमिकल वॉर कर रही है, और वो विद इन द कंट्री, अपने ही देश के उसमें कर रही है, जो बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को लॉजिकल एंड तक जी। ले जाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो बहुत सारी चीजों पर संज्ञान ले लेता है, लेकिन इस तरह की चीजों पर छोड़ नहीं देता है। रहता है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे लोग बात करते हैं। इसी कारण कई बार अदालत पर पक्षपाती होने का भी आरोप लगता है, कि जहां पर विपक्ष होता है वहां पर वो थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं। इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो ये जी। है। अब इसमें इसमें कोर्ट आलोचना से बच नहीं सकता। वो किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये अदालत में कोई भी संज्ञान ले सकता है इस मामले को, लेकिन नहीं होता है। केजरीवाल या और थोड़ा सा कोर्ट केजरीवाल जैसे लोगों पर लीनियंट भी होती है। और देखिए, ताहिर हुसैन को जमानत मिल गई, वो चुनाव प्रचार कर रहा है। वो शिफा उर रहमान को भी मिल गई सर। वो भी तो हाँ 2020 के दंगों, दोनों जने पुलिस की कस्टडी में, कस्टडी पैरोल में रहकर प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो जी, एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत हो ही गई है। बिल्कुल हो लेकिन गई। सर लेकिन सर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे या ना करे, या चुनाव के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करे या कोर्ट संज्ञान ले, लेकिन कम से कम केजरीवाल अपनी इन हरकतों के चलते खुद ही एक्सपोज तो हो गए हैं। तो अब आपको जो करीब करीब अब हफ्ता भर ही वापस बाकी रह गया है सर चुनाव के लिए, मतदान के लिए, आपको क्या प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं आम आदमी पार्टी के इस बार के चुनाव में? कि क्या सीटें देते हैं आप बीजेपी को या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को? देखिए अंजू जी, मैं बहुत स्पेसिफिक सीट्स तो नहीं दे बता मतलब बहुत स्पेसिफिक नंबर वो नहीं करूंगा। लेकिन जो चीजें मुझे लग रही हैं, जैसे मैं दो तीन बातें हर डिबेट में कर रहा हूँ। पहला ये कि जो सपोर्ट बेस 2013, 15 और 20 का था, उस प्लीज। सपोर्ट बेस को बहुत डिटीरियरेट हुआ है। लेकिन एक एक सेक्शन है जो अरविंद केजरीवाल के साथ अभी भी डटा हुआ है, और उसके पीछे दो बड़े फैक्टर, तीन बड़े फैक्टर: बिजली, पानी, बस की यात्रा। लेकिन आ, उसके अलावा और बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स हैं। वो लंबा है, मतलब ये तीन है, लेकिन उस सूची दूसरी वाली बहुत लंबी है, तो उस सूची पर नहीं जाता हूं। इसके इसके अलावा जो एक फ्लोटिंग वोट होता है, वो हमेशा जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा विपक्ष के पास जाए। कई के बार वो सत्ता पक्ष के पास से ही वो वोट रहता है। तो अगर वो लगातार काम करता है तो वो उनका वोट बैंक बन जाता है। हालांकि फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, वो कभी किसी का वोट बैंक नहीं होते हैं, वो हमेशा सरकार बदलने वाला वोट होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो इस बार फ्लोट करेगा, और मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी की तरफ आएगा। तो आपका जो प्रश्न है उसका मोटा मोटी मेरा जो आकलन है कि बीजेपी कम से कम इस स्थिति तक आएगी कि वो सरकार बनाएगी। मतलब मिनिमम 36 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, मेरा अपना मामला मानना है। आ, लेकिन वो 36, वो 45 से ज्यादा भी नहीं जाएगी, ये भी मेरा मानना है। वो 36 से 40 में भी रुक सकती है, 38 पर भी रुक सकती है। इसलिए कि आम आदमी पार्टी का वोटर अभी भी एक बड़ा वर्ग उसके साथ है। खड़ा है। तो ये, हाँ, ये वो है। लेकिन मुझे लेकिन लग रहा है कि वो इस बार सरकार बनाने वाले आंकड़े तक शायद पहुंच पाए, और इस बार इम्प्रूव करेगी। हो सकता है कांग्रेस को एक आध सीट मिल जाए, और कांग्रेस कुछ ना कुछ वोट अपना, मैं कह रहा हूं कि वो 10 से 15 पर नहीं जाए, लेकिन 10 से 12 पर तो निश्चित आ रही है कांग्रेस। सर मुझे याद है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने मेरे साथ प्रोग्राम करते हुए कहा था कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है।
तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी आपका जो आंकलन है, क्योंकि आप ग्राउंड पर बहुत काम करते हैं, बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं, तो इसलिए आपका ये आंकलन मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। 36 और 45 के बीच में बीजेपी सीट ला सकती है, बीजेपी अच्छा कर सकती है। और चलिए, तो ले देकर 6-7 दिन ही बाकी रहे हैं, तो देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। लेकिन आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी विनोद जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।